अस्सलामुअलैकुम। हयात इर्तिज़ा ऐसे की ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीबे सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज हैं, बग़ैर इजाज़त नकल या अपलोड की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से सिर्फ उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। मगर यारम के लिए ये एक भयानक ख्वाब था। क्या हो गया है डीएसपी साहब, आप तो सकते में आ गए। क्या अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा? वो बेड से उठकर दुल्हन बनी खड़ी हो गई थी। एक तरफ देखा जाए तो लग तो वो बहुत ही क्यूट रही थी, छोटी सी नाजुक सी खूबसूरत दुल्हन जिसमें बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था, मगर वो खुद को बहुत समझदार और अक्लमंद समझती थी। प्लीज़ इतना हैरान होकर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी किस्मत पर यकीन कर लें कि मैं आपकी किस्मत में लिख दी गई हूँ। वो खुद पर इतराते हुए आंखों को टमटमा रही थी, दोनों हाथों से अपना घूंघट ऊपर उठाए हुए। इस वक्त वो दुल्हन कम और बच्ची ज़्यादा लग रही थी। सच में? खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत में तुम लिखी हुई थी। वो हैरान नज़रों से इज़ल को देखते हुए बोला। यारम के दिल की धड़कन बेहतर थी, हो चुकी थी, आंखों में हैरत जमी हुई थी और जहन अभी तक हकीकत कबूल करने पर आमादा नहीं था कि ये आफत सच में इसके गले पड़ चुकी है। इसके लिए इज़ल आफत से कम नहीं थी। प्लीज़ अब इतनी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। वो शर्मा कर दोनों हाथ चेहरे पर रख गई तो हाथ में पकड़ा हुआ घूंघट नीचे पर गिर गया। इस लम्हे वो दुल्हन कम और शरारती बच्ची ज़्यादा लग रही थी। यारम तो चंद लम्हे बस इसे देखता रह गया। इज़ल की ये बेवकूफ़ी सी हरकत, मासूम सी शरारत इसके लिए इतनी अचानक थी कि इसके अंदाज में हैरत ठहर गई। इसे यकीन ही ना आ रहा था कि वाकई ये सब कुछ इसके सामने हो रहा है। ऐ अल्लाह, ये मास्टरपीस आपने मेरे लिए बचा कर रखा था, मैं इसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा? यारम खान ने दोनों मुट्ठियों को बंद किया और ख़ुद पर काबू पाने की कोशिश की। अब क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से मेरा घूंघट उठाएं ताकि आप मेरे हुस्न की पूरी झलक देख सके। वो बेड पर बैठकर हल्की मुस्कुराहट के साथ हुक्म दे रही थी। दूसरी तरफ बेचारा यारम हर अदा पर हैरत के समंदर में गर्क था। नहीं प्लीज़, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे हुस्न की झलक नहीं देख सकूंगा। मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा हुस्न वाली चीज़ों से दूर रहने की ताकीद की है। यारम खान इस वक्त सब्र के घूंट पी रहा था और मोहतरमा से घूंघट उठाकर अपना हुस्न देखने की दावत दे रही थी। वो तो सदमे की कैफियत में खड़ा था। इसके सामने जो लड़की दुल्हन बनकर मौजूद थी वो कहीं से भी इसकी सोच के किसी गोशे से मेल नहीं खाती थी और अब इसे इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। ये ख्याल आते ही यारम के पैरों तले से ज़मीन जैसे खिसकने लगी थी। प्लीज़ मजाक बंद करें और मेरा घूंघट उठाएं। मुझे आदत नहीं इतनी देर इतने बड़े दुपट्टे में रहने की, और एक तो आप पहले ही इतने लेट आए हैं। कौन अपनी खूबसूरत नाजुक सी बीवी दुल्हन को इतना इंतज़ार करवाता है? वो घूंघट से हल्की झंझलाहट के साथ बोल रही थी। तो प्लीज़ तुम तकल्लुफ़ मत करो, घूंघट उतार दो, मेरी तरफ से इजाज़त है। यारम खान का लहजा जैसे जान छुड़ाने वाला था। ऐसे कैसे मैं खुद घूंघट उठा लूँ? घूंघट उठाना दूल्हे का फ़र्ज़ होता है और आप अपने फ़राइज़ से भाग नहीं सकते, और मैं इज़ल हूँ, आपको भागने दूंगी भी नहीं। इज़ल के एतमाद भरे अंदाज पर यारम हैरान रह गया था। कहीं से भी वो पहली दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। प्लीज़ एक बात तो बताओ, तुम हमेशा इतनी बातें करती हो या आज कोई ख़ास ट्रीटमेंट करवाई है? यारम इसकी बुलंद आवाज़ और बकसरत बात करने पर वाकई हैरत और इस्तराब में मुब्तला हो गया था। इसे यह सब लब्बो लहजा ख़ास तौर पर दुल्हन के रूप में बिल्कुल नागवार महसूस हुआ था। नहीं, मैं तो हमेशा से भी ज़्यादा बोलती हूँ। आज कम बोल रही हूँ क्योंकि मैं दुल्हन हूँ ना, तो दुल्हन ज़्यादा बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। यारम के तंजिया भरे अल्फाज में वो अभी हवा में ही उड़ा रही थी। वो ठहरी इज़ल जिसे सिर्फ अपनी मर्ज़ी की बात समझ आती थी। बाकी सब कुछ जो अगले बंदे ने कहा इससे बिल्कुल परवाह नहीं थी, और यारम के साथ भी वो यही कर रही थी। मतलब कि तुम इससे भी ज़्यादा बोलती हो? यारम ने अपनी हैरानी से पूछा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हमेशा इससे भी ज़्यादा बोलती हूँ। आज कम बोल रही हूँ क्योंकि मैं दुल्हन हूँ ना, तो दुल्हन ज़्यादा बोलती भी अच्छी नहीं लगती। वो बड़े फ़ख्र और नरमी के साथ बता रही थी। यारम तो बस हैरान नज़रों से इसे देख रहा था जो घूंघट में पट पट बोले जा रही थी। मुझे लगता है आपको ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, तो फिक्र की ज़रूरत नहीं है, आपकी फरमाबरदार बीवी आपके हिस्से का भी बोल लिया करेगी। वो यारम की बात सुनने का इंतज़ार किए बगैर खुद ही बोले जा रही थी। खड़े क्यों हैं? प्लीज़ अब मेरा घूंघट उठा दें वरना मेरा दम घुट जाएगा और मैंने चिल्लाना शुरू कर देना है। व्हाट? यारम के चेहरे पर हैरत और बेबसी एक साथ छा गई थी। मोहतरमा, जब किसी का दम घुटता है तो बंदा बेहोश हो जाता है, चकरा कर गिर जाता है। ये चिल्लाने वाला टैलेंट तो मैंने पहली बार सुना है। डीएसपी साहब, आपकी शादी इज़ल खान से हुई है तो आपको ऐसे बहुत से टैलेंट देखने को मिलेंगे जो आज से पहले कभी ना सुने होंगे, ना देखे होंगे। प्लीज़ अपने टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर जाहिर करें, मैं सब एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा।
यारम अफसोसज़दा चेहरा बनाकर बोल रहा था, प्लीज़ मेरा घूंघट उठा दे। कहाँ जा रहे हैं आप? यारम उल्टे कदमों रूम से बाहर जाने लगा था। ईज़ल ने ऊंची आवाज़ में करारदार अंदाज अख्तियार करते हुए कहा। यारम ने गहरी सांस ली, मुट्ठियां जोड़ी, गुस्से और इज़्तिराब को मजबूत किया। फिर पलट कर देखा और तेज़ कदमों से वापस बेड के पास आया। घूंघट दोनों तरफ से उठाकर पीछे फेंक दिया। गुड हो गया, उठा दिया मैंने घूंघट। अब रूम में तुम्हारी ऊंची आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मुझे चिढ़ है ऊंचा बोलने वाले लोगों से, और औरतों का ऊंचा बोलना तो मुझे जहर लगता है। चुपचाप चेंज करके सो जाओ, मैं ज़रूरी काम करके रूम में आ जाऊँगा, और ये बात रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो उंगली उठाकर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। ओ माय गॉड, गुस्से में आप तो और भी हॉट लगते हैं। ईज़ल ने दोनों हाथ अपने गालों पर रख दिया। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे अभी अभी कोई नया खजाना दरियाफ्त किया हो। आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही गुस्से से बात किया करें। कसम से बहुत अच्छे लगते हैं आप जब एटीट्यूड से अपनी बीवी से बात करते हैं। वो तो खुशी से जैसे फूले नहीं समा रही थी। यारम का गुस्सा अपनी जगह, मगर इसके सामने ईज़ल की एक दिल की खुशी। मंजर खुद ही सांस लेता हुआ लग रहा था। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सब्र देना, ये क्या चीज़ मेरे पल्ले पड़ गई है। वो ईज़ल घूरते हुए नफ़ी में सर हिलाता हुआ तेज़ी से कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हाय कितने डैशिंग है यार। ईज़ल ने ठंडी आह भरी, मगर भला ऐसे कौन अपनी दुल्हन को छोड़कर कमरे से जाता है। वो बच्चों के जैसा सर्द चेहरा बनाकर खुद से बोली थी, ईज़ल ईज़ल, तुझे तो अपनी किस्मत पर रश करना चाहिए यार। इस बंदे को देखने के लिए तो तुम तड़प रही थी। वो तो हमेशा के लिए तुम्हारा हो चुका है। अब तो इसके दिन भी तुम्हारे और रातें भी। क्या हो अगर अभी के लिए ये बाहर चला गया, लौट कर तो यहाँ आएगा। वो आंखों पर हाथ रखे हुए शर्मा गई, अपने बेड पर पीछे को गिरती और आंखें बंद कर ली। कौन कह सकता है कि ये मोहतरमा पहले दिन की दुल्हन है, मगर वो ईज़ल थी जिससे कोई भी तवक्को की जा सकती थी। संजीदा यारम और चंचल ईज़ल की ज़िंदगी में क्या क्या हंगामे लगेंगे, ये देखने के काबिल होंगे। यारम का दिल मोहब्बत में टूटा हुआ था। अब ऐसे में ईज़ल इसके लिए मरहम बनकर आई थी। या दर्द, ये तो कहना मुश्किल था, मगर दोनों की जोड़ी जैसे नर्म हवा में लहराते दो फूलों वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। इंशा ने ईज़ल को रूम में छोड़ा और अभी अपने रूम में दाखिल ही हुई थी कि फ़ोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से मैसेज आया था। यारम ने इंशा को अननोन नंबर उठाने की इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए 3-4 बार फ़ोन बजने के बावजूद इंशा ने फ़ोन अटेंड नहीं किया था। फ़ोन को साइलेंट पर रखते वो चेंज करने चली गई थी। मेकअप रिमूव किया, बालों को ब्रश किया और हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगाया। फिर फ़ोन उठाकर बेड पर आकर लेट गई, मगर फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज नोटिफिकेशन देखकर वो दोबारा फ़ोन की जानिब मतवज्जा हो गई। ना चाहते हुए भी इंशा ने व्हाट्सएप पर आए हुए मैसेजेस को सीन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मिस इंशा खान, बहुत रूड हैं आप। अब तो आपके लिए अनजान नहीं, रिश्तेदार बन चुके हैं, फिर भी आपने पूरे फंक्शन में हमें बहुत अच्छी तरह से इग्नोर किया। जान सकता हूँ क्यों? इंशा घबरा गई। आज तक इसे कभी इस तरह का मैसेज नहीं मिला था, और इस पर जान छिड़कता यारम ऐसे मामलात में बहुत सख्त था। एक पल के लिए तो वो घबराहट के मारे फ़ोन इसके हाथ से ही छूट गया। फिर घबराहट में उठकर बैठते हुए इसने फ़ोन उठाया और मैसेज गौर से पढ़ा, जैसे यकीन करना चाहती हो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। दोबारा देखने पर भी वही सब कुछ था, मगर वो जान चुकी थी कि मैसेज किसका है। सारम खान की नज़रें पूरे फंक्शन में इस पर मरकूज थी। वो तो जैसे भूल सकती थी कि ये मैसेज किसने भेजा है। फिर भी तसल्ली करने के लिए इसने रिप्लाई किया, और इसके जाने से बड़ी हिम्मत का काम था। मैं किसी से बात नहीं करती। इंशा ने फ़ोन पर 2 टोक और सख्त लहजे में टाइप किया था, मगर मुझसे तो करनी पड़ेगी। सारम ने फ़ोन पर तहम्मुल से जवाब दिया था। वजह? मैंने आपका कोई कर्जा देना है, मेरी कोई मजबूरी नहीं आपसे बात करना। इंशा के हाथ कांप रहे थे, लब हल्के लर्जा रहे थे। आपकी मजबूरी नहीं है मुझसे बात करना, मगर किसी का दिल रखने के लिए अगर थोड़ी देर बात कर लेंगी तो आपको सवाब दारिन हासिल होगा। सारम ने फ़ोन पर लिखा। टाइपिंग में हल्की सख्ती और ईमानदारी थी। मेरे पास फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है, और अब आपको ब्लॉक लिस्ट में डालने वाली हूँ। आपको आपके किसी मैसेज का जवाब नहीं मिलेगा। इंशा ने मैसेज भेजते ही सारम को ब्लॉक कर दिया था। इसे अपने लाला की इज्जत बहुत अजीज थी, और इसके लिए ये सब कुछ सबसे पहले था। यारम इस पर जान छिड़कता था। इंशा के लिए इसके लाला की इज्जत सबसे अहम थी। अगर दिल की सुनती तो ना सारम से इतना रूडली बात करती और ना ही इसे ब्लॉक करती, क्योंकि पहली नज़र में सारम इसे भी अच्छा लगा था। सारम वो पहला मर्द था जो पहली मुलाकात में इंशा के दिल की धड़कनों को छू गया था, मगर सारम के साथ बेतकल्लुफ़ होकर वो अपने लाला की बनाई हुई रेड लाइन पार नहीं करना चाहती थी। फ़ोन रख कर वह गहरी सांस लेती हुई सोने लगी कि फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर मैसेज नोटिफिकेशन, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत कीजिएगा, वरना आपके भाई की जो अभी अभी शादी हुई है इसमें में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये मैसेज पढ़कर इंशा घबरा गई। ये न्यू नंबर था, और इसे लग रहा था ये नंबर भी सारम का है, बल्कि मैसेज के अंदाज से ही कंफर्म था कि ये सारम का ही नंबर है। कौन?
इंशा ने टाइपिंग मैसेज किया, प्लीज़ अभी कुछ देर पहले तारुफ करवाया है, दोबारा नहीं करवा सकता, मुझे इस नंबर से अनब्लॉक करें और ये नंबर भी मेरा है और अगर पहचान में नहीं आ रहा तो दोबारा बता देता हूँ। माई सेल्फ सारम खान, स्मगलर, चोर या डाकू नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हैं। सारम के टेक्स्ट के साथ ही वॉइस मैसेज भी आया था। इसका लहजा सख्त था, शायद इसे इंशा का रूड बिहेवियर और ब्लॉक कर देना बुरा लग रहा था। आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ आप मुझसे बात नहीं कर मुझे आपसे बात नहीं करनी। टाइपिंग करते हुए इंशा के हाथ कांप रहे थे, मगर असल घबराहट का शिकार वो तब हुई जब इसी नंबर से कॉल आने लगी। सारम की कॉल को देखकर थूक जैसे गले में ही अटक गई थी, सांस जैसे रुकने लगा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कॉल पर किसी मर्द से बात कर सके। वो बहुत शायर सी लड़की थी, ऊपर से यारम के रूल्स और पाबंदियों ने इसे और भी डरपोक बना दिया था। फ़ोन पर मुसलसल बेल बज रही थी, मगर इंशा ने फ़ोन साइलेंट पर नहीं उठाया। प्लीज़ मिस, इंशा फ़ोन उठाएं, फ़ोन से निकलकर आपको खा नहीं जाऊँगा, बराए मेहरबानी एक बार फ़ोन उठाकर मेरी बात सुने। फ़ोन न उठाने पर सारम खान का वॉइस मैसेज आया था। इंशा ने कांपते हुए हाथों से बड़ी मुश्किल से कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी कॉल उठाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। आपने मुझे कॉल क्यों की? इंशा ने बड़ी हिम्मत से पूछा था। आपसे बात करने के लिए कॉल की है, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी तो काफ़ी घबराई हुई थी। प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, मैं कोई आवारा नहीं हूँ जिससे आपको किसी भी तरह का खतरा लाहक हो। आप बेफिक्र रहें। सारम ने फ़ोन पर इंशा की घबराहट भांपते हुए हल्की आवाज़ में कहा और हर लफ्ज़ में यकीन दहानी करवाई कि वो महफूज है। आप कैसे हैं? इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर लाला को पता चल गया कि मुझे किसी लड़के ने कॉल की है और मैंने वो कॉल रिसीव भी की है तो लाला मेरी जान ले लेंगे। दोबारा प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। इंशा की आवाज़ में कपकपाहट साफ सुनाई दे रही थी। घबराहट इसके लहर लफ्ज़ पर लरज़ रही थी और सारम खान इसकी लर्जिश को पूरी शिद्दत से महसूस कर रहा था। अस्तग़फिरुल्लाह, तुम्हारे लाला क्या कोई जल्लाद है जो तुम्हारी जान ले लेंगे, वो भी सिर्फ एक फ़ोन कॉल सुनने की वजह से? देखने में तो तुम्हारे लाला इतने बुरे नहीं लगते। सारम के लहजे में भी हैरत थी और हल्की सी खफकी भी, जैसे से वाकई समझ ना आ रही हो कि एक फ़ोन कॉल पर इतना खौफ क्यों। खबरदार, जो हमारे लाला को बुरा कहा, मेरे लाला वर्ल्ड के बेस्ट लाला है। बस इनको अच्छा नहीं लगता कि इसकी बहन किसी गैर महरम से बात करे। अपनी बहन की हिफाजत करना गलत है, ऐसा कहाँ लिखा है? इंशा ने गुस्से से फ़ोन पर बोलते हुए अपने भाई का दिफा किया। ओ माय गॉड, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके लाला की शान में गुस्ताखी की, आइंदा से गुस्ताखी कभी नहीं होगी, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। सारम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जिस अंदाज से इंशा ने अपने भाई का दिफा किया था, कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल वो फिर से ब्लॉक कर देती। हमें आपके वादे की कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा हम आपसे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तभी तो आप हमारे लाला के बारे में कुछ गलत बोलेंगे ना। इंशा ने दो को ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा। नहीं मिस इंशा, बासे खान, बात तो आपको हमसे करनी ही पड़ेगी। सारम खान ने बहुत ठहराव और संजीदगी से कहा। क्यों? हमने आपका कर्जा देना है जो हमें अपनी मर्ज़ी के बगैर आपसे बात करनी पड़ेगी? नहीं, कर्जा नहीं देना, मगर आपने जो मेरी कीमती चीज़ चुराई है, या तो इसे ईमानदारी से वापस करें या फिर मुझसे बात करें। ये फैसला आपका होगा। अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। हम आपको ऐसे लगते हैं जो आपकी कोई चीज़ चुराएंगे? हम तो सीधे वॉशरूम में गए थे, वहाँ अपना ड्रेस वॉश किया और सीधे वापस रूम से बाहर निकल आए। कसम से हमने वहाँ रखी हुई किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। हम भला आपकी कोई चीज़ को क्यों चुराएंगे? अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, ये चोरियाँ करना हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया। इंशा ने गुस्से से लाल चेहरा करते हुए आंखों में आग लिए हर लफ्ज़ ज़ोर से अदा किया था कि सारम पर इसकी नाराज़गी और दिफा का असर महसूस हो। चोरी तो आपने की है, वो भी मेरी बहुत कीमती चीज़। अगर नहीं मानेगी तो मैं आपको मनवा कर ही छोड़ूंगा। सारम की आवाज़ में नरमी थी, मगर हर लफ्ज़ में वक़ार और एक हल्की सी आशिकाना शिद्दत छुपी हुई थी जो इसके दिल की गहराई से निकलती महसूस हो रही थी। आपको शर्म नहीं आती है अपनी बहन के ससुराल वालों पर ऐसे तहमत लगाते हुए? मैंने आपकी कोई चीज़ नहीं चुराई, इसलिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाए। अगर ये बात मैंने अपने लाला को बता दी तो आपको उठाकर थाने ले जाएंगे और अच्छी खासी दुर्गत बना देंगे। इंशा वाकई नहीं समझ पा रही थी कि सारम किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। इसका जहन सादा था, बिल्कुल वैसा जैसे घर की चार दीवारी में पलकर बड़ी होने वाली लड़कियों का होता है। दुनियादारी, इशारे, नाजुक जुमलों के मतलब, ये सब इसके मिजाज में शामिल ही नहीं था। सारम जो कह रहा था वो इसके मासूम जहन के दायरे में आ ही नहीं रहा था। अच्छा जी, क्या जंगल का कानून है जो तुम्हारा लाला मुझे बगैर किसी कसूर के उठाकर ले जाएगा और मेरी दुर्गत बनाएगा? चोरी पुलिस वाले की बहन ने की और सज़ा मुझे क्यों मिलेगी? सारम को इंशा पर गुस्सा बेहद मज़ा आ रहा था। इंशा की आंखों में तपिश थी, मगर लहजे में वही सादगी, वही भोलपन, और ये सब वो सिर्फ इसकी आवाज़ से ही महसूस कर रहा था। फ़ोन की दूसरी तरफ बैठकर इंशा की मासूमियत इस तक पूरे रंगों के साथ पहुंच रही थी और वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सारम खान को वो पहली ही नज़र में दिल से अच्छी लगी थी। सारम इसकी हर बात, हर रद्द अमल ऐसे सुन रहा था जैसे कोई नायाब मौसीकी की धुन के
फ़ोन की दूसरी तरफ से आ रही हो। न इसकी नाराज़गी इस पर भारी थी, न इसकी धमकियाँ, बल्कि वो तो इसके गुस्से के पीछे छुपी मासूमियत में ही खोया हुआ था। बताएं तो सही, आखिर क्या चोरी किया है मैंने आपका? फजूल में मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाए। इंशा को अजीब घबराहट और उलझन सी होने लगी थी। अपने दिल में से पूछो, क्या तुमने मेरी कोई कीमती चीज़ नहीं चुराई? सारंग का लहजा इतना नर्म और गहरा था कि कोई भी समझ जाता कि इसका इशारा दिल की तरफ है, लेकिन ये शायराना बातें इंशा की समझ से बिल्कुल बाहर थी। वो तो ऐसे अल्फाज के मतलब जानने की आदी ही नहीं थी। मेरा दिल कुछ नहीं बोलता। इंशा ने बात ही ख़त्म कर दी। क्यों, गूंगा है? सारंग की दबी हंसी की आवाज़ इसके लहजे में साफ झलक रही थी और इंशा की वो हल्की सी मुस्कुराहट भी महसूस कर चुकी थी। आपको जो भी बात करनी है मेरे लाला से कीजिएगा, वही आपको मुंह तोड़कर जवाब देंगे। इंशा सच में गुस्से से भर चुकी थी। इसके लहजे में वही सख्ती थी जो वो आमतौर पर बहुत कम दिखाती थी। प्लीज़ इस वक्त अपने लाला को इस बात में इन्वॉल्व मत करें, वरना हमारी ताज़ी बनी हुई रिश्तेदारी में मसले पैदा हो जाएंगे। कल वलीमे का फंक्शन भी आप थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपने मेरी क्या कीमती चीज़ चुराई है। मुझे वो वापस दे दें, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर बात घर वालों के बीच में आई तो दोनों फैमिलीज़ में तनाव पैदा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप इतनी तो समझदार हैं कि अपने भाई की नई हुई शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा नहीं करेंगी। सारंग की आवाज़ फ़ोन में हल्की और संजीदगी और फकार के साथ आ रही थी। हर लफ्ज़ में हल्की सी मोहब्बत और थोड़ी सी परेशानी छुपी हुई थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं इंशा अपनी मासूमियत में जाकर वाकई अपने भाई को कुछ न बता दे। यह ख्याल इसे थोड़ा बेचैन कर रहा था। इंशा ने फ़ोन कान से लगाया और हाथ थोड़े लरस रहे थे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सांस आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे वक्फों में जारी थी। वो समझ रही थी कि सारंग वाकई संजीदा है, मगर इसके जहन में सब कुछ अभी तो थोड़ा पेचीदा लग रहा था। मगर वो फ़ोन थामे खामोश बैठी रही, हर लफ्ज़ पर कान लगाकर सुनती, दिल की धड़कन में छुपी घबराहट महसूस कर रही थी। इंशा को यारम की बात सही लगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इसका लाला पहले ही इस शादी से खुश नहीं था। वो नहीं चाहती कि वो अपनी वजह से मसाइल बढ़ाई या इसके भाई का रिश्ता ख़राब हो। इस ख्याल से इसके दिल में एक हल्की सी फिक्र और मोहताती छाई हुई थी और वो खामोशी से फ़ोन पर सारंग की बात सुनती रही। अपने अंदरूनी खौफ को और जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आखिर फैसले पर पहुँच गई। ठीक है, डन हो गया। आप कल मुझसे मिलें और बताएं कि मैंने आपका क्या चोरी किया। हर बात ख़त्म। और अल्लाह के हुक्म से आप मुझे चोर साबित नहीं कर सकेंगे। जब मैंने कोई चोरी की ही नहीं तो ये फजूल का इल्ज़ाम है मुझ पर, जो आपके मुंह पर ही पड़ेगा। और कल के बाद दोबारा आप कभी मुझसे बात मत कीजिएगा। इंशा गुस्से से बोलते हुए बगैर सारंग का जवाब सुने फ़ोन ठक से बंद कर दिया। अजीब इंसान है, 2 मिनट रूम में क्या चली गई, इल्ज़ाम ही लगा दिया कि मैंने चोरी कर ली। अजीब पागल इंसान है। कल इससे मिल के पूछूंगी कि क्या चुराया है मैंने। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए फ़ोन साइड पर रख चुकी थी। इंशा के पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा था कि सारंग क्या कहना चाहता है, मगर इसके दिल में एक अज़म जुड़ गया था। कल जाकर वह हर बात साफ करेगी और अपनी बेगुनाही साबित करेगी और सारंग की गलतफहमी दूर करेगी। वो अपने अंदर छुपी नाराज़गी और तहफ़्फ़ुज़ के बेहद बेजज्बे के साथ गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को सांसों में छुपाए हुए सो गई थी। बादशाह खान के कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी थी। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे। घर के बाहर अंधेरा पूरी तरह से फैलकर राज कर रहा था। शादी की थकन के बाद अपना कमरा बादशाह खान और रुतबा जैसे जन्नत लग रहा था। बादशाह खान कपड़े तब्दील करके आए और आकर बेड पर बैठ गए। थकन अब जैसे पूरे वजूद में उतर चुकी थी। इन्होंने सर पर बैठ के सिरहाने से टिका लिया और एक गहरी सांस ली। ये दवाई खा लें बासिक, आपने दोपहर वाली खुराक भी नहीं ली। रुतबा ने दवा तश्तरी में रखकर इनके आगे रखी और साथ ही साइड टेबल से एहतियात से ढका हुआ पानी का गिलास उठाकर सामने रख दिया। बादशाह खान ने मुस्कुराती नज़रों से रुतबा की तरफ देखा, फिर पानी पी ले। फिर पानी लेकर मुंह में दवा डाल ली। औलाद जवान हो गई थी, मगर रुतबा आज भी वही फरमाबरदार और एहतराम करने वाली बीवी थी, जो शौहर की हर छोटी बात का ख्याल रखती है। ऐसे क्या देख रही हैं? रुतबा ने पूछा और पास बेड पर बैठ गई। बादशाह खान ने इसका हाथ थाम लिया, पानी का गिलास रख दिया और नरमी से बोला, तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराने की कोई वजह नहीं चाहिए। बस सोच रहा था औलाद जवान हो चुकी है, हमने ज़िंदगी का एक अच्छा वक्त साथ गुजार लिया है, मगर मेरी रुतबा को आज भी मेरी हर छोटे बड़े काम की फिक्र होती है। बस अपनी इसी खुशकिस्मती पर मुस्कुरा दिया था। बादशाह की आंखों में आज भी वही पुराना जो जवानी वाला प्यार झलक रहा था। रुतबा ने नज़र झुकाकर मुस्कुराहट छुपा ली। आपकी खिदमत करना, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। इसमें इतना लंबा चौड़ा सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है बादशाह खान साहब। बादशाह खान हंस दिया। अच्छा जी, नहीं देता, वरना सर्टिफिकेट तुम्हारी शर्मो हया को देना पड़ेगा, जो इतने सालों में बदली नहीं। दोनों मुस्कुरा उठे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इज़ल और आर्यान की जोड़ी भी हमारी तरह मोहब्बत से कायम रहे, वो भी सालों बाद अपने गुजरे वक्त को ऐसे ही खुशी और प्यार से देखें। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इज़ल बहुत प्यारी और खुश मिजाज बच्ची है, वो हमारी संजीदा बेटे की ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत के रंग भर देगी। इसने जो अपने दिल में अबीरा नाम का रोग पाल लिया है, वो भी जल्द ही मिट जाएगा। अबीरा के नाम पर बादशाह खान का लहजा कड़वा सा हो गया था। इंशाअल्लाह, अल्लाह ऐसा ही करे।
اللہ کرے ایسا ہی ہو. میری دعا ہے کہ جلد از جلد ایزل یارم کا دل جیت لے اور کامیاب ہو جائے. رتبہ نے پورے دل سے دعا دی تھی مگر دونوں بے خبر تھے کہ اسی وقت یارم طوفان بن کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا. یارم خاموشی سے قدم بڑھا رہا تھا. رات کے 10:30 سے بھی سوئی آگے کو بڑھ چکی تھی. زیادہ مہمانوں کو انوائٹ بھی نہیں کیا تھا اور جو آئے تھے وہ بھی اپنے گھروں کو جا چکے تھے. کوئی خاص ایک آدھا مہمان تھا، وہ بھی اپنے کمروں تک محدود ہو گیا تھا. راہداری میں سناٹا چھایا ہوا تھا. یارم خان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب جا رہا تھا. ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور اندر ایک آگ جل رہی تھی جسے وہ دبانا ناممکن لگ رہا تھا. یارم کو اس وقت بالکل مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے آرام میں خلل ڈالے. اس نے آج سے پہلے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی مگر اپنے سامنے ایزل کو بیوی کے روم میں دیکھ کر جو غصہ اسے چڑھا ہوا تھا وہ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ اپنے بابا اور مورے سے مل کر اس بات کا جواب لینا چاہتا تھا کہ پوری دنیا میں ان کو صرف ایزل ہی ملی تھی اپنی بہو بنانے کے لیے. ٹھک 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 ہاتھ کی پشت سے رکھتے ہوئے 2 انگلیوں سے دروازہ کھٹکھٹایا. اپنی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ ادب اور احترام کا دائرہ برقرار رہے اور ایسی گستاخی نہ ہو جس سے ماں باپ کا سکون خراب ہو. مگر پھر بھی کھٹکتی آواز اس کے اندر تپش کو چھپانے میں ناکام رہی تھی. کون؟ باسق خان مدھم سی آواز دروازے سے باہر آئی. شاید نیند کا پہلا جھونکا ہی ابھی محسوس کیا تھا. بابا میں یارم. سوری بابا آپ کو اس وقت پریشان کیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. جی بیٹا آ جاؤ، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. باسق خان جو ابھی نیند کے پہلے جھونکے میں ہی تھے یارم کے اچانک آنے پر پریشان ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے. رتبہ خان بھی اللہ خیر کرے کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی. یارم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. سوری میں نے آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا. دروازہ کھول کر اندر آتے ہی یارم نے شرمندہ سے لہجے میں کہا. اس کے لہجے میں وہ شرمندگی تھی جو اپنے ماں باپ کے آرام کو بے سکون کرنے پر فطری طور پر پیدا ہوتی ہے. اس کے قدم دروازے میں تھوڑے جھکے ہوئے محتاط اور ادب سے بھرے ہوئے تھے. ہر قدم میں اس کا دل دھڑک رہا تھا. آنکھیں نیچی ہونٹ دبائے اور ہاتھ دروازے کی پشت پر رکھی ہوئی 2 انگلیوں سے تھامے ہوئے وہ اپنے اندرونی اضطراب اور احترام کو ظاہر کر رہا تھا. باسق خان کی نظر اس پر جم گئی تھی. حیرت اور فکر دونوں اور رتبہ خان کی آنکھیں نرمی اور دعا سے بھری ہوئی تھی. یہ لمحہ خاموشی اور کشمکش سے بھرا ہوا تھا. یارم کے ادب، احترام اور اندرونی احساسات ہر حرکت میں واضح تھے. وہ کمرے کے اندر آہستہ آہستہ بڑھا. ہر پل میں شرمندگی اور ذمہ داری کا احساس لیے ہوئے دل میں اپنے ماں باپ کی عزت اور سکون کی فکر لیے ان کے قریب آ کھڑا ہوا تھا. کون؟ بات نہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارے ماں باپ کا کمرہ ہے، تم جب چاہو آ سکتے ہو. مگر سب خیریت تو ہے؟ رتبہ نے اپنی بیٹے کو شرمندہ سا دیکھا اور محبت بھری نظروں سے کہا. تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے یار، جب چاہو تم آ سکتے ہو. سب خیریت تو ہے؟ باسق خان نے اپنے بیٹے کے اترے ہوئے غصے والے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا. بابا مجھے ایک بات کا جواب چاہیے، آپ کو میرے لیے یہی لڑکی ملی تھی؟ یارم کی نظر اپنے ماں باپ پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ فوراً اپنے سوال کا جواب جاننا چاہتا ہو. دل میں بے صبری اور چہرے پر اندرونی اضطراب صاف محسوس ہو رہا تھا. باسق خان اور رتبہ خان حیرت اور فکر کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے. کمرے میں یہ خاموشی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. کیوں بیٹا، ایزل میں کیا خرابی ہے؟ اتنی پیاری خوبصورت چنچل سی بچی ہے، ایسا کیا کہہ دیا اس نے تمہیں کہ پہلے ہی دن اتنا آگ بھگولا ہو رکھ کر بول رہے ہو؟ باسق خان سے پہلے رتبہ بول اٹھی تھی. آنکھوں میں فکر تھی. ماشاءاللہ اماں، میں نے آپ کو کس دن کہا کہ مجھے چنچل سی بیوی چاہیے؟ کم سے کم مجھے میری محبت نہیں دلا سکتے تو میرے مزاج کی بیوی تو میرے لیے لے کر آتے. یارم اس وقت فل غصے میں تھا، ورنہ وہ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا اور نہ ہی اس کی فطرت تھی کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کو تول دیتا. اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بھڑکتی واضح تھی. ہر لفظ اس کے اندرونی اضطراب اور انا کو ظاہر کر رہا تھا. باسق اور رتبہ حیرت اور تھوڑی فکر کے ساتھ اسے سن رہے تھے. کمرے میں ایک سنجیدہ اور دباؤ والا سکوت چھایا ہوا تھا اور سکوت میں یارم کی آواز گونج رہی تھی. یارم لہجہ دھیما رکھو، رات کا وقت ہے، تم کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ باسق خان کی روبدار آواز آہستہ سے گونجی تھی. سوری بابا. یارم سوری کہتے ہوئے نظر چکا گیا تھا. یہی تو خوبصورتی تھی یارم کی شخصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کا حد سے زیادہ فرمانبردار بیٹا تھا. آج کے دور میں جہاں اولاد ماں باپ سے بات سننے کو تیار نہیں ہوتی، اس دور میں یارم خان جیسا بیٹا ہونا اللہ کی طرف سے انمول تحفہ تھا. یارم کے لیے آج بھی ماں باپ کے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. یارم شاید تم بھول رہے ہو کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ایک بار جا کر ایزل سے مل لو. بار بار کہا تھا کہ مگر تم نے خود انکار کیا تھا. اب آ کر ہمیں الزام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ باسق خان کو یارم کا یوں اچانک آ کر اس لڑکی پر بات چھیڑ دینا اسے ناگوار گزرا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے اور بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں ایسے ایک دم سے باہر آ کر کچھ بھی بولنا اچھی بات نہیں ہے. ایزل اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی ہے اور آنکھوں میں ہزاروں خواب لے کر اپنے گھر کو چھوڑ کر تمہارے لیے تمہارے بھروسے آئی ہے. اگر کوئی کمی پیشی ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. رتبہ کا لہجہ سنجیدہ اور نرم تھا اور مقصد صرف اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا. ٹھیک ہو گیا، آپ کے پاس تو ہر سوال کا جواب موجود ہے. میں سمجھ گیا کہ اس میں بھی میری ہی غلطی ہے. یارم نے اپنے ماں باپ کے دلائل اور ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے سخت اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا. اس کے الفاظ میں غصے اور بے چینی صاف سنائی دے رہی تھی. یارم تمہارا بیہیویئر مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا.
बासिर खान ने सर्द निगाहों से अपने बेटे को देखा। हर लफ्ज़ में मायूसी और संजीदगी थी। बाबा, मुझे तो लगता है कि आपको यारम ही समझ में नहीं आ रहा। कम से कम शादी से पहले आप लड़की का मिजाज ही देख लेते कि लड़की का मिजाज मुझसे मेल खाता है या नहीं। आप वाकिफ़ थे कि मैं संजीदा पर्सनालिटी का मालिक हूँ और वो लड़की बिल्कुल मेरे अपोजिट है। बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती, मर्दों से बहस करती है। अभी बच्ची है, तुमसे छोटी। वक्त दो, वो तुम्हें भी समझ भी लेगी और तुम्हारे मुताबिक ढल भी जाएगी। बासिर खान ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, बच्ची थी तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आराम से अपने खिलौनों के साथ खेलती माँ बाप के घर रहती यारम ने तंजिया लहजे में कहा था। यारम, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। 7 साल छोटी है तुमसे, थोड़ा सब्र करो, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगी। बासिर खान ने संजीदगी और ठहराव के साथ कहा था। और बाकी जहाँ तक सलीके की बात है, तुम्हारी माँ इसे प्यार से समझा देगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे मुताबिक ढल जाएगी। लेकिन जिस लहजे में तुम आकर हमसे बात कर रहे हो, खबरदार अगर इस अंदाज से इस बच्ची से बात की तो। इसके बाप ने मेरी बहुत इज्जत रखी है। बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में थाम दिया है। मुझे शर्मिंदा मत करना। मेरे लिए जैसी इंशा है वैसी ही एज़ल है। मैं कोई लापरवाही या इसके साथ ज़रा सी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसके बाप तक बाद में जाएगी, पहले मेरे पास आएगी और मैं हर हाल में इस बच्ची का साथ दूंगा जैसे हम इज्जत और मान से अपनी बहू बना कर लाए हैं। डील डन। वेल डन। मुझे बहुत अच्छा हो गया। मतलब मुझे इसके सामने झुक कर दब कर रहना है। वो जैसी है इसे कबूल करना है। यारम ने तलखी से कहा। इसके चेहरे पर शदीद नागवारी और दबे हुए गुस्से की लकीरें साफ थी। ठीक है बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो तंज भरी हंसी के साथ बोला जैसे दिल में खोलता हुआ एतराफ़ लफ्ज़ों में ढल रहा हो। यारम की क्या औकात है, यारम आपके हुक्म के खिलाफ जाए। इसके लहजे में शिकस्त भी थी और ज़िद भी थी। हाथ बेख्तियार मुट्ठी की शक्ल में बंद होते जा रहे थे। यारम इस वक्त बुरी तरह गुस्से में था। संभलने की हालत में नहीं था। इसकी सांसें भारी थी और कंधे सख्ती से तन गए थे। यारम, मेरी बात तो सुनो, बासिर खान ने रोकते हुए कहा, लहजा मजबूत मगर अंदर से थका हुआ, जैसे वो इसे मज़ीद फिसलने से बचाना चाहते हों। नहीं बाबा, बस बात ख़त्म हो गई, मुझे कोई बात नहीं सुननी। बस ठीक है, आपने जो कहना था कह दिया। यारम ने तेज़ी से जवाब दिया। आवाज़ में लर्जिश नहीं थी मगर गुस्सा पूरी तरह से बोल रहा था। इसने एक सख्त नज़र डाली जैसे दिल पर कोई दरवाज़ा अंदर से बंद कर रहा हो। यारम बात अधूरी छोड़कर रूम से बाहर चला गया। दरवाज़ा खुलने के बाद बंद होने की आवाज़ भी इसके गुस्से की तरह तेज़ और बेज़ब्त भी थी, जैसे पूरी फ़िज़ा में इसकी नाराज़गी तैर गई हो। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह, मुझे क्यों लग रहा है कि एक बार फिर हमारी आजमाइश शुरू हो गई है। रुतबा ने गहरी सांस लेकर साथ कहा था। इसकी परेशानी पर फिक्र की लकीरें साफ दिख रही थी। रिलैक्स हो जाओ, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। इतनी प्यारी बच्ची और इसके साथ रहने में तकलीफ़ हो रही है। बासिर ने थके हुए मगर मजबूत लहजे में कहा जैसे वो खुद को भी समझा रहा हो। तुम परेशान मत हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं संभाल लूँगा। मेरे होते हुए हर चीज़ को सर पर मत सवार कर लिया करो। बासिर के कदरे सख्त मगर फिक्र वाले अंदाज पर रुतबा ने सांस हौले से छोड़ा था। चेहरा थोड़ा नरम पड़ा जैसे कुछ बोझ कम हुआ हो, मगर दिल के अंदर वह अब भी बेचैन थी। वो मुसलसल दुआ कर रही थी कि अल्लाह इसके बेटे के दिल में और इस बच्ची की मोहब्बत डाल दे। एज़ल चंचल थी, शौक थी, दोनों ही जानते थे कि यारम की सोच से मुख्तलिफ है मगर दिल की बहुत प्यारी है। रुतबा और बासिर दोनों से बहू नहीं बेटी की तरह चाहते थे और नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता मुश्किलों में घिर जाए। हाय अल्लाह, प्लीज़ डीएसपी साहब आ जाएं और कितना इंतज़ार करवाएंगे। एज़ल बुलंद आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। एज़ल यारम का इंतज़ार करते करते थक चुकी थी। भारी लहंगा और ज्वेलरी के बोझ के साथ इसका सब्र जवाब देने लगा था मगर यारम था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार एज़ल बेड से पाँव लटकाकर बैठ गई। बच्चों की तरह अपने पैरों को हिलाते हुए वक्त गुजार रही थी। दोनों हाथ पीछे मैट्रेस पर रखे हुए जिस्म को सहारा देकर बैठी हुई शक्ल के जाविये बदलती रही और मुसलसल दरवाजे की जानिब देख रही थी, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कि वो दुल्हन है। अपने माँ बाप के कमरे से आग भगूला होकर जब वो वापस अपने कमरे में आया तो दरवाज़ा खोलते ही यारम की नज़र एज़ल पर पड़ी। नज़रों के सामने से बचकाना हरकतें करते हुए देखकर गुस्से को मज़ीद चिंगारी मिल गई। डिस्कस्टिंग। एज़ल का बचकाना अंदाज पर वो जिच हो गया था। तभी में सर हिलाते वो दरवाज़ा बंद कर गया और वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। एज़ल इस वक्त बैठी हुई दुल्हन कम और शरारती बच्ची ज़्यादा लग रही थी। भारी लहंगा ओढ़े दूल्हे के इंतज़ार में सब्र किए बैठी थी मगर इसकी चंचल आंखें बेफिक्री और हल्की सी शरारत फिर भी कमरे में जैसे रोशनी बनकर फैल रही थी। वो अलग बात थी कि इसकी शरारत, मुस्कुराहट, चमकती हुई आंखें और बचकाना मासूम सी आंखें, हरकतें सभी किसी और के लिए उलझन बन रही थी बगैर ये समझे कि यारम के दिल में इसके लिए क्या चल रहा है। यारम को देखते इसकी नज़र चमक उठी थी। इसकी आंखों में खुशी, वही नर्म सी चमक उभरी जो चांद रात में चांद को देखकर दिल में उतरती है। आप कहाँ थे? एज़ल ने मोहब्बत और मासूमियत से पूछा। यारम बेनियाजी से पलटा, आंखों में हल्की से झुंझलाहट थी। जहन्नुम में, इसने भारी लहजे में जवाब दिया। इतनी प्यारी जन्नत को छोड़कर जहन्नुम में कौन जाता है? वो हंसते हुए दांत निकालकर खुद को ही जन्नत कह रही थी। अगर जन्नत तुम जैसी होती तो मुझे जन्नत की कोई ज़रूरत न होती। यारम ने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा।
हाय, अगर आप जैसी दौज़क भी हो तो मुझे कबूल है। एज़ल बेड पर पाँव लटकाए हाथ गोद में रखे बच्चों की तरह हिल रही थी। इसके कांधे भी नर्म हरकत कर रहे थे और लबों पर एक शरारत मुस्कुराहट थी बिखरी हुई थी जो यारम दरवाजे के पार देख न सकता था, मगर इसकी आवाज़ से महसूस कर रहा था। मुझे तो तुम्हारा स्क्रू ढीला लगता है, इसलिए तुम पर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा। अगर तुम्हारा दिमाग नॉर्मल सोचने के लायक होता तो अब तक समझ चुकी होती कि मुझे तुम्हारा बोलने का अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं, और तुम तो चाबी वाले बंदर की तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यारम खान ने गुस्से से वॉशरूम की ऊंची आवाज़ में कहा था, यकीन रखते हुए कि अब एज़ल चुप हो जाएगी, मगर ये इसकी गलतफहमी थी। एज़ल बेड बाहर बैठती, हाथ गोद में रखे, थोड़ी सी शरारत के साथ लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई, और यारम की सख्त बातें इस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं कर रही थी। अच्छा है ना, आपका चाबी वाला बंदर खुद ही बोलता रहेगा, क्योंकि आपको तो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं और आपको तो जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी। यारम ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वह हैरान था कि इतने सख्त जुमले के बावजूद एज़ल का रद्द अमल कितना पुरसुकून और नॉर्मल था। चेंज करके फ्रेश होता हुआ बाहर आया तो एज़ल अब भी बेड के पर वही आराम था अंदाज में अपनाए बैठी हुई थी, लबों पर हल्की से मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उठकर चेंज करके सो जाओ, यारम ने संजीदा थोड़ा सर्द लहजे में कहा। रॉयल ब्लू कलर का कार्ड ट्राउज़र्स और शर्ट पहने वो बाहर आया था। एज़ल की नज़र इस पर पड़ी और दिल की धड़कन पहली नज़र में बढ़ गई थी। इसके लिए यारम बिल्कुल इसके ख्वाबों का शहज़ादा लग रहा था, जबकि यारम के लिए एज़ल महज एक आम लड़की थी। क्यों सो जाऊँ? एज़ल बेड पर बैठी पाँव लटकाए हैरानी और थोड़ी सी शरारत के साथ बोली। आंखों में चमक थी और लबों पर हल्की मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। क्यों क्या मतलब है? इतना टाइम हो गया है, सो जाओ, यारम थोड़ा संजीदा लहजे में बोला, मगर इसकी आवाज़ में नरमी थी, मगर जैसे हकीकत तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहा हो। एज़ल ने पाँव हिलाते हुए कहा, हाउ रूड, ऐसे कैसे सो जाऊँ? मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मैं शरारत से भरपूर अंदाज में बैठी थी जैसे कोई बचपन की शरीर लड़की, और यारम बस हैरत और थोड़ी सी परेशानी के साथ इसे देखता रह गया। मगर मैं तो कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई, यारम ने बिल्कुल बेतासरात अंदाज में कहा था। मगर मुझे तो गिफ्ट चाहिए, मैं एज़ल हूँ, अपना हक कभी नहीं छोड़ती। एज़ल बेड पर बैठी पाँव लटकाए मुस्कुराहट और थोड़ी सी शरारत के साथ बोली, खुदा का वास्ता है अभी के लिए सो जाओ, सुबह तुम्हें गिफ्ट ला दूंगा। यारम इसकी बातों से जान छुड़वाने के लिए हाथ जोड़े हुए बोला, मगर इसके आवाज़ में कोई नरम लहजा या तासुरात नहीं थे। ओके, अब इतना भी प्यार से कह रहे हैं तो मैं मान जाती हूँ, इतने खूबसूरत शौहर को इतनी माफ़ी मिल सकती है। एज़ल ने थोड़ी शरारत और मासूमियत के साथ कहा था, वैसे बात माफ़ी वाली है नहीं, इतनी प्यारी बीवी का मुंह दिखाए गिफ्ट भला कौन बोलता है। वो उठकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और चेहरे पर मासूमियत सजाए और थोड़ी सी शरारत बिखरी हुई थी। यारम एक पल के लिए इसकी तरफ देखता रहा, मगर हैरानी से अब तो इसे यकीन हुआ चला था कि वो लड़की वाकई बेवकूफ़ है। क्योंकि यारम के मुंह से निकले हुए गुस्से के अल्फाज इसे मोहब्बत लग रहे थे। प्लीज़ अगर इजाज़त हो तो मैं सो जाऊँ, बहुत थका हुआ हूँ। यारम गहरी सांस लेते हुए बोला, और अगर मैं इजाज़त न दूँ? एज़ल कमर पर हाथ बांधे स्कूल के बच्चों की तरह नज़ाकत दिखाते हुए पूछ रही थी। तो कुछ भी नहीं, मैं फिर भी सो जाऊँगा। यारम जिद होकर बोला, इसकी मासूमियत को साइड पर रखते हुए सिर्फ इसकी बकबक पर ध्यान देते हुए कहा, चले सो जाएं, क्या याद करेंगे किस दिलदार बीवी से पाला पड़ा है, बगैर गिफ्ट के सोने की इजाज़त दे रही हूँ। एज़ल मुस्कुराकर आंखों को टमटमाकर बोली। इसका अंदाज बिल्कुल गुस्से से पाक था, मगर शरारत और मासूमियत के छोटे छोटे झोंके हर हरकत में झलक रहे थे। यारम को इसकी अकल पर हैरानी हो रही थी, और होना भी चाहिए था। शादी वाली रात अगर दूल्हे का ये रवैया ऐसा हो तो दुल्हन या तो रोती है या गुस्सा करती है, मगर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल पुरसुकून थी, हर बात से इसे नॉर्मल लग रही थी और यारम की सोच के बिल्कुल बाहर था। वो बेड पर एक तरफ रुख किए हुए लेटा दिमाग में सोच रहा था, या अल्लाह मुझे सब्र जमील अता फरमाई, लड़की एक रात में मुझे हज़म नहीं, एक रात मुझसे हज़म नहीं हुई, इसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा। इसके दिल में एक अजीब सा मलगूबा सा एहसास था, हैरानी, खौफ और एक छुपी हुई मुस्कुराहट जो वो खुद भी अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा था। डीएसपी साहब, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अकड़ू है। एज़ल कुछ देर के लिए यारम के पैरों वाली साइड पर खड़ी रही, मुस्कुराती नज़रों से इसे देखते हुए सोच रही थी, अल्लाह जी माना कि मुझे थोड़ा सा अकड़ू शौहर चाहिए था। कमरे की सीलिंग से सजी हुई छत की लेकिन आपने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अकड़ू दे दिया है। जानिब देखते हुए अपने अल्लाह से बोल रही थी, चलो कोई बात नहीं, मिर्ची चाहे जितनी भी तीखी हो औरत इसका अचार डाल ही लेती है, और आपका भी एक दिन अगर मैंने अचार न डाला तो एज़ल मेरा नाम नहीं, चटखारे लेकर रोज़ खाया करूँगी। वो दिल में हंसते हुए आंख दबाकर आराम से खुद को मुतमईन करते हुए अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। अपने कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई, मगर जाते जाते यारम के आराम में खलल डालने के लिए सॉन्ग गुनगुनाते हुए गई थी। हुस्न तेरा तौबा 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 मज़े से गुनगुनाते हुए वॉशरूम में घुस गई। यारम जो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, इसने आंखें खोली और इसे देखा। नफ़ी में सर हिलाया, मगर दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हुई। क्या चीज़ है यार ये, दिल में सोच कर वो जिद होते हुए एक बार फिर आंखें बंद कर गया था।
جس یارم کے کمرے میں ہمیشہ خاموشی کے پہرے ہوتے تھے آج وہاں ضرورت سے زیادہ ہلچل تھی۔ ایزل کی چھوٹی چھوٹی حرکات، شرارتی انداز اور بے فکری نے پوری فضا میں زندگی ڈال دی تھی، اور یارم بس خاموشی سے اسے سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی واقعی الگ ہی مخلوق ہے۔ اگر ایزل کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید یارم کے رویے پر پریشان ہوتی، مگر ایزل تھی اور اس کا کام لوگوں کو پریشان کرنا تھا، نہ کہ خود پریشان ہونا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی چھوٹی سی عقل کا استعمال نہیں کیا۔ آخر یارم خان اس کے ساتھ اس طرح رویہ کیوں برت رہا تھا؟ اسکاٹ لینڈ کے وسیع اور لگژری کمرے میں صبح کی دھوپ شیشوں سے چن کر اندر آ رہی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں، لیکن نرم سنہری روشنی، فرش، قالین، مہکتے پلانٹس اور بیڈ کے کنارے رکھی ہر چیز چھن کر ایک پرسکون خاموش ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز بالکل ترتیب سے رکھی گئی تھی، جیسا کہ آریان خان کی عادت تھی۔ کتابیں، نوٹ اور چھوٹے چھوٹے آئٹم سب ایک خاص ترتیب میں تھے، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں پڑی تھی۔ بیڈ پر آریان خان سفید نائٹ سوٹ میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ سامنے، ضروری فائلز میں غرق۔ اس کے پٹھان خد و خال، ہلکی داڑھی اور مونچھیں، قدرتی پنک ہونٹ اور تھوڑے بے ترتیب بال، سب کچھ اس کی قدرتی خوبصورتی کو نمایاں کر رہے تھے۔ اس کی ہر حرکت، ہاتھ کی ترتیب اور بیٹھنے کا انداز اس کی صفائی اور نفاست کو واضح کر رہا تھا۔ اسی لمحے ابیرہ کچن سے نم ہاتھوں کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ٹشو کو کمرے میں ایک چھوٹی سی نفیس کچرے کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور تھوڑا سا ناراض لگ رہا تھا۔ آریان خان کی نظریں فوراً اس کی طرف اٹھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے بس دیکھتا رہ گیا۔ ابیرہ کے ہاتھ ٹشو پھینکنے کا انداز، چہرے کی ناراضگی اور اس کی حرکات، سب کچھ ایک اس کے ذہن میں نقش ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، وہ بول پڑی تھی، سنیں؟ جی سنائیں، آریان خان نے جواب دیا، نظریں ابھی بھی ابیرہ کی مرکوز تھی، پرسکون لیکن غور سے دیکھتے ہوئے۔ کیا آپ اپنے فون پر مجھے فجر کی نماز کا الارم لگوا کر دے سکتے ہیں؟ لگا دوں گا، اس نے ہلکے سے بے تاثرات انداز میں کہا۔ ابیرہ نے رد عمل کو بغور پرکھتے ہوئے تھینک یو۔ ابیرہ خاموش تھی، چہرے کا رنگ ہلکا سا زرد تھا اور اداس سا چہرہ لیے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ آریان خان نے نظر جماتے ہوئے پوچھا، آواز میں سنجیدگی اور فکر تھی۔ کچھ نہیں، ابیرہ نے اجنبی سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کچھ تو ہے، شکل کیوں اتری ہوئی ہے؟ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ کا مرکز اس وقت ابیرہ ہی تھی۔ اگر بتا دوں گی تو کیا آپ میری پریشانی دور کر دیں گے؟ ابیرہ خفا سی نظروں سے دیکھتی ہوئے بولی اور تھوڑی سی دوری پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں بالکل کر دوں گا، سوائے اس بات کے کہ تم کہو کہ تمہیں اپنے مائکے کی یاد آ رہی ہے۔ نہیں جانتی ہوں کہ آپ جیسے صاف انسان سے ایسی توقع کرنا بے وقوفی ہے، ابیرہ نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن نظریں ابھی بھی آریان خان کی طرف مرکوز تھیں۔ چلو منہ کھولو اور بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ یہ طنز بعد میں کر لینا، فی الحال میں بزی ہوں۔ اب اتنے بڑے لگژری گھر میں ایک جائے نماز نہیں جہاں میں نماز پڑھ سکوں، قرآن پاک نہیں کہ میں اپنے رب کی تعریف کر سکوں، ایسا قید خانہ ہے جہاں اذان کا پتہ نہیں چلتا کہ میں اس وقت نماز ادا کر سکوں، سمت کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا قبلہ کس طرف ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے یہ مسلمان کا گھر ہی نہیں۔ وہ غصے سے بولتی چلی گئی، آج صبح اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، جس پر وہ بہت ناراض تھی۔ یہ بات تم تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی کر سکتی تھی۔ آریان خان نے اسے گھور کر کہتے ہوئے سانس بھاری کی۔ آپ کے ساتھ رہتے رہتے تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے میری۔ ابیرہ نے بے ساختہ جواب دیا، چہرے پر خفگی صاف تھی۔ ابیرہ میرے ساتھ زبان درازی کرنے کی کوشش مت کیا کرو، ورنہ میں وہ آریان خان سامنے لے آؤں گا جس کا میں نے ابھی اپنے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ آریان تمہیں پسند آئے گا۔ وہ دھیرے مگر سخت لہجے میں بولا، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں، اور جو اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ابیرہ نے بغیر جھجک کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پسند ہوں یا نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، میری بیوی بن کر۔ آریان خان لیپ ٹاپ کی ایک طرف رکھا، گہری سانس لی اور بیٹھے بیٹھے سیدھا ہوا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، قدم آہستہ مگر وزن لیے ہوئے تھے، جیسے ہر قدم اس کے غصے اور ضبط کا بوجھ اٹھا رہا ہو۔ سرد کمرے کی ہلکی سی خاموشی اس کے ساتھ چلتی ہوئی غصے تک آئی۔ وہ آ کر ابیرہ سے چند قدم کے فاصلے پر رکا، نظریں پوری طرح اسی پر رکی۔ ابیرہ نے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو اس کے چہرے کے تاثرات میں صرف سختی نہیں، ایک عجیب سا ٹھہراؤ بھی تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں چند لمحے ویسے ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ آریان کے یوں قریب آ کر رکنے پر ابیرہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی گھبراہٹ ذرا بھی ظاہر ہوئی تو آریان اس کا فائدہ اٹھا لے گا۔ ساتھ رکھنے اور ساتھ رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نظر لمحہ بھر کر ٹکرائی، پھر ابیرہ نے فوراً رخ موڑ لیا۔ آواز دھیمی تھی مگر لفظ سیدھے جا کر آریان کے دل پر لگے تھے۔ آریان نے ایک پل کے لیے دیکھا جیسے اس کے الفاظ اندر کہیں چپ کر بیٹھ گئے ہوں۔ جبڑا سخت ہوا مگر آنکھوں میں وہی ضد، وہی چھپی ہوئی چاہ۔ تم یہ باتیں کر کے خود کو بہادر سمجھتی ہو؟ آواز دھیمی تھی مگر اکڑ واضح۔ یاد رکھو ابیرہ، تم میری بیوی ہو، چاہے مجبوری کہو یا جو دل چاہے نام دے دو، میں تمہیں اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ وہ ذرا سا جھکا لہجہ ہوا نہیں تھا مگر اس کے اندر کی سچائی خود بول رہی تھی۔ اور ہاں، ساتھ رہنے اور نبھانے کا فرق مجھے بھی پتا ہے، تم فکر نہ کرو، تمہیں ایک دن خود سمجھ آ جائے گا کہ میں تمہیں صرف رکھ نہیں رہا۔ وہ لمحہ بھر رکا، نظریں گہری ہو گئی تھی۔ تم پر میرا حق ہے اور یہ حق مانگ کر نہیں لیتا، جیت کر لوں گا۔ ابیرہ نے اس کی طرف دیکھا، جیت کر حق لیں گے؟ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی تلخی تھی۔ مسئلہ یہی ہے آپ کا؟
زندگی میں صرف جیتنے کا شوق اور وہ سانس روکے سے دیکھتی رہی۔ مگر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے مسٹر آریان خان، عورت کو جیتنا نہیں چاہ سکتا۔ عورت اپنے من پسند شخص کی ہر کمی ہر کمزوری قبول کر لیتی ہے، مگر ناپسند شخص کو خوبیوں سے بھی نظریں چرا جاتی ہے۔ اس بار اس نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور میری کہانی میں آپ پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر کانتار۔ جو تم نے کہا وہ ٹھیک ہے، سچ ہے کہ عورت کو جیتنا نہیں چاہ سکتا۔ یہ بھی سچ ہے کہ عورت اپنے من پسند شخص کو کیچڑ سے اٹھا کر تخت پر بٹھا کر اسے مجازی خدا بنا لیتی ہے، اور ناپسند شخص کی خوبیوں کو بھی کیچڑ میں ملا دیتی ہے۔ پسند آنا یا نہ آنا یہ میں نے تم پر چھوڑا ہے، مگر ایک بات مت بھولنا، میں تمہاری زندگی کا وہ باب ہوں جسے تم چاہ کر بھی بند نہیں کر سکتے، اور جو تمہارا من پسند ہے وہ تمہاری زندگی کا وہ باب ہے جسے چاہ کر بھی تم نہیں کھول نہیں سکتی، اور نہ ہی میں کبھی کھولنے کو دوں گا۔ آریان کے الفاظ دھیمی شدت کے ساتھ نکلے تھے، لیکن ہر لفظ میں اکڑ اور قابو محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت اور سرخ تھیں، جیسے خاموش طوفان۔ ابیرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور سانسوں کی گہرائی میں چنچلاہٹ محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آریان کا اشارہ یارم خان کی طرف ہے۔ یارم کے نام پر جو غصے کی شدت آریان کی نظروں سے ابیرہ کے دل تک اتری تھی، اسے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ میرا وہ مطلب، وہ وضاحت دینا چاہتی تھی۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا مجھ سے زیادہ اچھی طرح کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس کی کہانی میں تمہارا من پسند شخص نہیں ہوں، تو ناپسندیدہ شخص پر تو انگلی خود بخود اٹھ جاتی ہے۔ آریان نے ابیرہ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں ایسی تپش لیے ہوئی تھیں کہ جیسے ابیرہ کو جلا کر راکھ کر دے، مگر الفاظ میں نرم اور ہلکی سی شرارت تھی جو ابیرہ کی شخصیت کو چھو رہی تھی اور اسے جاندار محسوس کروا رہی تھی۔ ابیرہ نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتے ہوئے خاموش اختیار کی، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت اور گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، وہ ایسے سے جگہ جیسے ہر لفظ کو تول کر کہہ رہا ہو۔ چلو اگر میں ناپسند شخص ہوں، پھر ہلکی سے تلخی سے مسکرائے، یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اس من پسند کمینے سے جیت کر نہیں لایا۔ آنکھوں کی میں خفیف سی چمک آ گئی تھی، کیسے اس کی نظروں کے نیچے سے تمہیں اپنے ساتھ لے آیا، اپنی پوری طاقت لگا کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وہ سیدھا ہوا اور سانس پھاری۔ تو اب صرف تمہارے دل پر حکومت کرنی ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تم میری محبت میں میرے لیے تڑپو گی۔ وہ جیسے اپنے غصے کو ضبط کر کے زبردستی روکنے کی کوشش کر رہا تھا، چہرہ تھوڑا سخت ہوا، آواز دب گئی۔ ابیرہ کی آنکھوں میں خوف دکھائی دے رہا تھا، آریان خان کے غصے کا خوف۔ کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، کیونکہ اگر یہاں رکا تو تم پر حق ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں گا جس کی وجہ سے تم مجھے پھر سے دائرہ اسلام سے اور مسلمان کی حدود سے باہر سمجھو گی۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں صرف نارمل شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہیٹر والے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا تھا کہ ابیرہ نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے کاٹ کر پردے پھٹ جائیں گے۔ اس کا پورا وجود خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی۔ ابیرہ دل ہی دل میں ایک بار یہی سوچ رہی تھی، کیوں تم بار بار اس شخص کا ذکر بیچ میں لے آتی ہو جس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں؟ کتنی بار تمہیں یقین دلا کر میں اس بارے میں نہیں سوچتی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر یہ رونا اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ آریان کا شوہر ہے یا محبت نہیں؟ اس کا درد اس لیے تھا کہ آریان کے رویے اور باتوں کی وجہ سے اس کے دل میں نامحرم کے خیالات ابھرتے تھے، اور خیالات اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے خلاف تھے جنہیں ابیرہ سہ نہیں سکتی تھی۔ آریان کے بار بار یارم کے نام سے جوڑنے سے اس کی روح چھلنی ہو رہی تھی، جیسے ہوا میں بکھرتے پتوں کی کوئی اور خاموش درد رقص کر رہا ہو۔